नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बिहार में क्वारंटीन सेंटरों को लेकर सियासत जोरों पर है। क्वारंटीन सेंटरों में बदहाली को लेकर आए दिन विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है, जबकि सरकारी महकमा क्वारंटीन सेंटर में हर जरूरी सुविधाएं देने का दावा कर रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही दो तस्वीरों में पहली तस्वीर क्वारंटीन सेंटर में हंगामा कर रहे प्रवासी मजदूरों की है, जबकि दूसरी तस्वीर में क्वारंटीन सेंटर में ही लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। अब कैमरे पर कौन सी तस्वीर कितनी बनावटी है, ये तो पड़ताल की बात है, लेकिन इन तस्वीरों को सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से भुनाने में लगा है। क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा रोज हो रहे हैं। बाढ़ में कल कुर्सियां चल रही थे, हंगामा कर रहे थे मजदूर। बेतिया में वही हाल है, बेतिया में भी कल हंगामा हुआ है। बांका में, सहरसा में, पूर्णिया में, सभी जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली को लेकर के मजदूर हंगामा कर रहे हैं। अरे तेजू बाबा, हम जानते हैं कि थेथड़ के पेड़ पे कोई असर नहीं होता है, कितना भी लाठी पीट लो, लेकिन कुछ संवेदना तो रखिए। अरे खुद होम क्वारंटाइन में साहब, और क्वारंटाइन सेंटर पे लगातार राजनीति किए पड़े हैं। वैसे तो पूरे बिहार से क्वारंटीन सेंटर में बदहाली की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन राजधानी पटना में जिला प्रशासन का दावा है कि यहां चल रहे सभी 54 क्वारंटीन सेंटर में अब प्रवासी मजदूरों को हर सुविधा दी जा रही है और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल 307 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी से लेकर एसडीओ तक को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और हर दिन पूरे जिले की रिपोर्ट डीएम के पास आती है। फिर भी क्वारंटीन सेंटर में बदहाली की बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने 18 मई से पहले सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। उनका भोजन का, उनके पानी का, उनके बिस्तर का, उनके मेडिकल सेवाओं का, जो कि वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे इस उम्मीद में हो सकता है कि कोई संक्रमित भी हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब पर एक स्टेटस रिपोर्ट विस्तार पूर्वक कोर्ट ने कहा है कि प्रधान सचिव डिजास्टर मैनेजमेंट दें 18 तारीख तक। 19 मई को इस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट सही मान लेता है तो सरकार के लिए न सिर्फ राहत की बात होगी, बल्कि कोरोना संकट में चेहरा चमकाने में लगे नेता भी बेनकाब हो जाएंगे। अमित सिंह, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना काल में मजदूरों की परेशानी दूर करने के लिए मनरेगा योजना के तहत काम दिया जा रहा है। अब मजदूरों को उनके गांव और टोले में ही रोजगार मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में मनरेगा योजना मजदूरों के लिए काफी वरदान भी साबित हो रहा है। बिहार के कई जिलों में मजदूरों को मनरेगा के साथ साथ जल जीवन हरियाली योजना के तहत रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। बेजान अस्तित्व को जान मिली, अधरों पर हंसी मुस्कान मिली। मनरेगा योजना मजदूरों को कैसा अद्भुत वरदान मिला। जी हां, मनरेगा कार्य में लगे मजदूरों की यह तस्वीर जमुई जिले की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये मजदूर तालाब खुदाई के काम में लगे हैं। बेरोजगार बैठे मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में मनरेगा के तहत काम मिलना एक वरदान साबित हो रहा है। सरकार का जो दिशा निर्देश है, जल संरक्षण की योजना, जल छाजन की योजना और शोक पीट, ये सब को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, जो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। जहानाबाद में अभी तक 20,000 मजदूरों को काम मिल गया है। साथ ही स्किल्ड मजदूरों के लिए भी प्रशासन मुकम्मल व्यवस्था करने में जुटी है। मनरेगा मजदूर सरकार से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो मजदूरी दे रही है भारत सरकार, वो कम है,
कम से कम 400 रुपया मिलना चाहिए मजदूरों को, तब जाकर के कुछ उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 15,000 लोगों को मनरेगा में हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम जहां चल रहा है उसमें स्थानीय मजदूरों को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर रखवाया। ये तस्वीर है लखीसराय जिले के लाखोचक पंचायत की, जहां नहर खुदाई का काम चल रहा है, जिसमें सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर भी हैं, जो अपने पंचायत में काम मिलने से खुश हैं और दोबारा शहर नहीं जाने की बात कर रहे हैं। काफी हम लोग यहाँ पर खुश हैं, बाहर से हमको बहुत अच्छा यहीं पे है। अब प्रदेश नहीं जाना, हम अब यहीं काम करेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं शेखपुरा के जयरामपुर थाना क्षेत्र के काशी बिघा के एक किसान ने बड़े पैमाने पर जैविक पपीता की खेती के लिए कई प्रवासी मजदूरों को काम दिया। परिवार के साथ रहते हुए घर पर ही काम मिलने के बाद मजदूरों ने कहा अब वो अन्य प्रदेशों में नहीं जाएंगे। अब आप लोग बाहर जाइएगा काम करने के लिए? नहीं, जब यहीं रोजगार मिल रहा है तो बाहर क्यों जाएंगे। लगभग हम 10-12 लेबर को डेली रोजगार दे रहे हैं। अभी जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती में ज़्यादा रोजगार है, लेबर का ज़्यादा काम है और घर में काम इनको रोजगार मिल गया और हमको लेबर मिल गया। इतना तो साफ है कि सरकार की योजनाएं कृषि कार्य के साथ साथ अन्य व्यवसाय सुचारू रूप से क्रियान्वित किए जाएं, तो बिहार के बदहाल मजदूरों के पलायन को रोका जा सकता है। इस मसले पर बिहार सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खंडवा के छैगांव माखन में सूत मिल में फंसे मजदूर बिहार के लिए रवाना हुए। सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार के अलावा पंधाना विधायक राम डोंगरे ने इन मजदूरों की मदद की। लॉकडाउन की वजह से सूत कंपनी बंद थी और मजदूरों को वेतन भी नहीं मिल रहा था। मजदूर बिहार के आरा और छपरा जिले के रहने वाले हैं। बिहार जा रहे हैं और 1.5 महीने से हम लोग यहाँ फंसे हुए थे और 1.5 महीने से फंसे थे, तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद मिस्टर नंदू कुमार सिंह चौहान एंड पंधाना के राम दंगोड़े, इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है और हमारे कंपनी के जो हेड है जो, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। खाना पीने का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, हर चीज़ में हमारा मदद किया गया है। तो 7-8 दिन पहले पता चला कि वापस जाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फिर बिहार सरकार से हमने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी। एडीएम मैडम नंदा भलावे जी ने भी हमें खूब कोऑपरेट किया, वो भी लगातार वहाँ के जिला प्रशासन से बात करती रही। असल में वहाँ से अनुमति नहीं मिल पा रही थी। बिहार सरकार के जो इनका एक छपरा जिला है और एक आरा करके जिला है और 1-2 जगह और है, तो अनुमति नहीं दे पा रहे थे। फिर सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार जी, उनसे भी हमने बात करी कि बिहार के ऐसे ऐसे इतने लोग यहाँ पर फंसे हुए और हम उनको भेजना चाह रहे, सारी व्यवस्था कर देंगे हम भेजने की, लेकिन बिहार गवर्नमेंट हमको अनुमति नहीं दे रही है। फिर उनके ऑफिस से वहाँ पर संपर्क किया गया तो थोड़ी और प्रशासनिक अधिकारी बात करने की स्थिति में आए। सांसद जी हमारे नंद कुमार सिंह चौहान जी ने भी लगातार शासन से बातचीत करी और फिर उन्होंने अनुमति दी। वैश्विक महामारी कोरोना से न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गलतियों की वजह से इस संक्रमण का खतरा फैलता नजर आ रहा है। इसमें कुछ समाज सेवी हैं तो प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर रांची के रातू प्रखंड परिसर में देखने को मिली, जहां लॉकडाउन के सारे नियम कानून को ताक पर रखकर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। माह रमजान में इफ्तार पार्टी का दौर पूर्व से चलता तो आ रहा है और इस इफ्तार में हर वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना बंदी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किसी को भी खटक सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में इफ्तार पार्टी पूरी तरह से बैन है। बावजूद इफ्तार पार्टी के होने पर सवाल उठना लाजमी है, और वो भी जब इफ्तार पार्टी प्रखंड कार्यालय के परिसर में हो, तो क्योंकि जिन मुलाजिमों पर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी है, वो भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल थे। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र से 2 ट्रकों में सवार होकर जा रहे मजदूरों के साथ मारपीट की गई है, जिसमें कई मजदूरों को गंभीर चोट आई है। घटना गैलेक्सिया मॉल के पास की है। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों से भरा ये ट्रक जैसे ही गैलेक्सिया मॉल के पास पहुंचा, कुछ बाइक सवार युवकों ने ट्रक को रुकवाकर
मजदूरों के साथ मारपीट करने लगे। घटना की सूचना मिलने पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी युवक भाग खड़े हुए। बाद में पुलिस ने जख्मी मजदूरों का इलाज कराया। बिहार में जब से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य के जानकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं। ऐसे में बिहार सरकार के सामने स्थिति अब और गंभीर होती जा रही है। इसे महज संयोग कहें या बाहर से आने वाले अप्रवासी मजदूरों की बदकिस्मती, जब से उनके बिहार आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के जानकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं। टेस्ट भी ज्यादा हो रहा है और लोग भी बाहर से आ रहे हैं, संक्रमित जगह से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके चलते हुए नंबर ऑफ पेशेंट जो है कोरोना से इफेक्टेड वो ज्यादा हो रहे हैं। जब बिहार सरकार बाहर फंसे अप्रवासी मजदूरों को वापस नहीं ला रही थी, तो चारों तरफ बिहार सरकार की बदनामी हो रही थी। विपक्ष भी सरकार पर अपने लोगों के साथ असंवेदनशील होने का आरोप लगा रहा था। अब जब बिहार सरकार मजदूरों को लेकर आ रही है, तो बिहार में स्थिति भयावह होती जा रही है। लगातार इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जांच की संख्या को बढ़ाया जाना है और हम सब लोग सरकारी स्तर पे भी लगातार इस संख्या को बढ़ा रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने के बाद से स्थिति बिगड़ी है, लेकिन सवाल उठता है कि इस परिस्थिति में बिहार सरकार क्या करे? क्या उन मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में उनके हालात पर छोड़ दे? जरूरत इस बात की है कि मुश्किल घड़ी में विपक्ष सरकार का साथ दे और लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में बिहार सरकार ने भी श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब श्रमिकों से 8 की जगह 12 घंटे काम कराया जा सकेगा। साथ ही ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून में भी संशोधन किया गया है। सरकार इसके पीछे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की दलील दे रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा के बाद अब बिहार में भी श्रम कानून में संशोधन किया गया है। बिहार के श्रम मंत्री ने इसकी घोषणा की। बिहार के हित में बहुत बेहतर रहेगा। हम 8 घंटा से अब 12 घंटा तक हमारे श्रमिक काम करेंगे। जो एक्स्ट्रा टाइम काम करेंगे उसका मेहनताना भी मिलेगा। तो बिहार में बदले श्रम कानून के तहत श्रमिकों से अब 12 घंटे काम कराया जा सकेगा। 6 घंटे काम के बाद आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। ऐसा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। एक दिन में उद्योगों का रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून में भी संशोधन किया गया है। और इस तरह श्रम कानून में बदलाव करने वाला बिहार देश का 7वां राज्य बन गया है। श्रम कानून में बदलाव की वजह प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल भी बनाना है। बिहार के श्रम मंत्री का बयान सुनिए। कुछ इस तरह की व्यवस्था बने जिसके कारण बिहार में रोजगार का अवसर पैदा हो, पारिश्रमिक लाभ ज्यादा मिले और एक नया वातावरण का निर्माण हो। और एक चीज और बता दें कि बाहर के निवेशक भी बिहार आने के लिए आकर्षित हो। इसके लिए ये आवश्यक है। तो श्रम से जुड़े कानून में बदलाव की मुख्य वजह निवेश को बढ़ाना है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून में भी संशोधन किया गया है। वैसे 50 से कम मजदूर वाले कारखाने श्रम कानून के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। नए श्रम कानून में ट्रेड यूनियन को मान्यता देने का पहले से कानून भी खत्म होगा। साथ ही इससे औद्योगिक विवादों के निपटारे में भी सरकार को सहूलियत होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संकट की वजह से मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में मार्च महीने से ही कामकाज ठप था, लेकिन राजभवन के आदेश पर करीब 2 महीने बाद विश्वविद्यालय के सभी विभागों के साथ साथ कॉलेजों में भी शर्तों के साथ क्लास शुरू हो गया है। इस दौरान 1/3 शिक्षक और कर्मचारी रोटेशन के आधार पर ड्यूटी करेंगे। इस बीच पढ़ाई लिखाई भी ऑनलाइन होगी।
कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सारी शिक्षण गतिविधियां बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से सरकार और राजभवन के आदेश पर बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में पठन पाठन शुरू हो गया है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस भी तय किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलेज का लाइब्रेरी है जहां से पठन पाठन संचालित किया जा रहा है। कॉलेज की प्राचार्य हमारे साथ हैं। तो गाइडलाइंस कैसे कैसे संचालित कर रही है आप कॉलेज? जी गाइडलाइंस है, सबसे ज़्यादा तो है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे कॉलेज में जब लोग जाएँ तो, और सैनिटाइजर मास्क ये हमने कंपलसरी कर दिया हुआ है, जगह जगह नोटिस भी लग गया है और शिक्षक उसका पालन कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए टाइम टेबल बना दिया गया है, सभी शिक्षकों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि ये पढ़ाई जारी है। यहाँ बच्चियां हैं शिक्षक के साथ और ये जूम ऐप के ज़रिए इनसे इंटरैक्ट हो रही हैं, इनसे बातें भी कर रही हैं और पढ़ाई हो रही है। क्या है इसके प्रॉस एंड कॉन्स हम जानेंगे शिक्षिका से कि ये सब कैसे बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर बच्चों को पढ़ाने की, और कोरोना काल में पढ़ाई ये समय होने नहीं दे रहा। बच्चे एक्चुअली बहुत परेशान हो गए थे कि कॉलेज बंद हो गया तो पढ़ाई कैसे होगी या क्या होगी, कैसे सिलेबस पूरा होगा। तो फिर हम लोगों को ये गाइडलाइंस मिला कि नहीं, आपको ऑनलाइन इसके माध्यम से पढ़ाना है। तो हम लोगों ने जूम ऐप डाउनलोड किया और बच्चों को भी बताया कि कैसे क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और वो लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट की। अब हम लोग पूरा सिलेबस उनको पढ़ा रहे हैं, कवर करवा रहे हैं। तो अब उनके में एक डर खत्म हो गया कि अगर खुलता है तो अब कैसे एग्जाम देंगे या क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस तो पूरा हो नहीं रहा था। लेकिन अब ये डर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक बार फिर से पठन पाठन को रिस्टोर करने की जो कोशिश बिहार विश्वविद्यालय में हो रही है बहुत ही अच्छा है। हालांकि एक बात शिक्षक और छात्र सब पक्ष से आ रहा है कि यह ऑनलाइन रेगुलर पढ़ाई का विकल्प नहीं है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। अय्याशी के लिए कोई कितनी बार चोरी कर सकता है? शायद एक बार, 2 बार, 5 बार या 10 बार। लेकिन कैमूर पुलिस ने एक ऐसे शातिर को पकड़ा है जो सिर्फ अय्याशी के लिए 90 बार दीवार फांदकर करीब 200 मोबाइल चोरी कर चुका है। लाल शर्ट और सफेद गमछे में मुंह छिपाए ये शख्स खुद को चोरों का राजा समझता था, जो लड़कियों के साथ अय्याशी के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि 90 बार दीवार फांदकर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था। हैरान कर देने वाली ये घटना कैमूर की है। इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी से परेशान चैनपुर थाना प्रभारी ने मोबाइल ग्राहक बनकर इसे अपने जाल में फंसाया और फिर दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने जो खुलासा किया उससे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। कितना मोबाइल अभी तक से चुराए हो गए? 150। ये सब पैसा क्या करते थे? पुलिस ने इसके पास से करीब 200 मोबाइल, 5 बाइक, आभूषण और एक हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने इसके 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश के कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज थे। ये खुद बता रहा है कि हम 80-90-100 चोरियां किए। कई मोबाइल को ये जमीन में गाड़ के रखा हुआ था, जो इसकी निशानदेही पर जमीन के नीचे से बरामद किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े जीतन ने 3 लड़कियों के संबंध होने की बात स्वीकारी है, जिस पर वो चोरी से होने वाली सारी कमाई उड़ाता था और अय्याशी के लिए इसने चोरी का रिकॉर्ड बना दिया। अगर ये कुछ दिन और पुलिस की गिरफ्त से बच जाता तो शायद शतक भी बना देता। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। महाराष्ट्र से 4 दिन में 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर बेटा पहुंचे लोग खगौल मार्ग पर हादसे का शिकार हो गए। संतुलन बिगड़ने से उनकी पिकअप गाड़ी पलट गई, जिसमें 29 मजदूर दब गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के ठाणे से गाड़ी रिजर्व कर चले थे। और खूंटी से बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना रांची टाटा मार्ग पर मुरपा गांव की है, जहां एक बेकाबू कार ने पीछे से ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ड्राइवर और उसके साथ बैठे शख्स की दबने से मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे शख्स की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये कार रांची से जमशेदपुर जा रही थी।
और इधर हाजीपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने एक लावारिस बैग रखा हुआ देखा। घटना सदर थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप कॉलोनी का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई हथियार लेकर जा रहा है, जिसकी छानबीन के लिए जब इलाके में पुलिस पहुंची तो एक घर के पास लावारिस हालत में बैग बरामद किया गया, जिसमें बम, पिस्टल और गांजे की पुड़िया रखी हुई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिर हम लोग वहाँ से पीछा किए, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे तब तक ये सारे लोग रख दिए थे बैग और मुझे कोई मिला नहीं। फिर मैंने सर्च किया तो इसमें से बम, हथियार, चरस। और हाजीपुर में ही उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब मुंबई से आ रही स्पेशल श्रमिक ट्रेन के यात्रियों ने हाजीपुर स्टेशन के आगे दिग्गी रेलवे गुमटी के पास ट्रेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया और सैकड़ों की संख्या में मजदूर उतरकर पैदल ही अपने घरों की ओर जाने लगे। घटना की सूचना से हरकत में आई पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और सभी को समझाया बुझाया गया और सभी को क्वारंटीन सेंटर लेकर जाया गया। इधर प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि ये सभी लोग समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जिस ट्रेन में इन्हें बिठाया गया है वो भागलपुर जा रही है, लिहाजा इन्होंने चेन पोलिंग कर ट्रेन को रोक दिया था। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक